तो हाय बच्चा पार्टी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके, अपने पांचवें सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जल्दी से शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इससे पहले हम लोग लाइसोसोम की बात कर चुके, राइबोसोम की बात कर चुके, गोल्गी बॉडी की बात कर चुके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर चुके। तो इतनी सारी चीजों की बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज बात शुरू होने वाली किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक सबसे बढ़िया स्लोगन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया तो आपके दिमाग में क्या एकदम से ब्लिंक करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सोच के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यही बोला जाता है कि भाई साहब दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि एनर्जी, जो सेलुलर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, कोई सेल बनाती है जो सेलुलर एनर्जी, वो कहां बनती है, वो इसी एटीपी में बनती है। तो इससे ज्यादा कुछ इसके बारे में खासा नहीं है, और खासा है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन फंक्शनिंग मेन क्या है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो द पावर हाउस ऑफ द सेल, पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गई। और ये जो होती है, जो इनकी प्रेजेंस है, वो हमने कहा था पिछले ही लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे राइबोसोम्स की। जैसे हमने कहा था कि राइबोसोम जनरली सब जगह होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते, यूकैरियोट्स में भी होते थे, लेकिन राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरबीसीज में नहीं होते। तो ये बातें हम लोगों ने पिछले के लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो पीछे का लेक्चर जरूर देख लो, जिससे पहला लेक्चर राइबोसोम था। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ हाल। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। और हमने कहा था कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेनली वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। तो दिस इज अ सेल ऑर्गेनेल। तो अगर ये सेल ऑर्गेनेल है तो क्या ये प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सब में, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में देखने को मिलेगा क्या? नहीं देखने को मिलेगा। तो सीधी बात आप ये कह सकते हो कि ये प्लांट में भी पाए जाते हैं, ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन प्लांट्स और एनिमल। तो ये बात समझ में आई। एक्सेप्ट लगा दिया, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, मतलब बैक्टीरिया में क्या होते हैं, होते हैं क्या? नहीं होते। और साथ साथ में एक बात और थी कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज। ये बातें मैंने कल भी, मतलब लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने आपसे कही थी, मतलब जब राइबोसोम की बात करी थी कि राइबोसोम भी क्या होते हैं, नहीं होते हैं मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में। लेकिन जब वही मेमेलियन आरबीसीज इमेच्योर होती हैं, जब उनका शेप कैसा होता था, स्फेरिकल होता था, तब उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जा रहे थे, और राइबोसोम भी पाए जा रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जा रहा था। लेकिन जब वो मैच्योर हुई तो उसके ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स निकाल के बाहर फेंक दिए गए, उसका शेप कैसा हो गया था, बाइकॉन के। बस यही वजह थी। तो आप बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, और साथ साथ में मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में नहीं पाई जाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसको लेकर, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस को लेकर। अगली बात करें कि इनके शेप की अगर बात कर लें तो इनका शेप भी अलग अलग हो सकता है। भाई साहब ये स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, क्या हो सकती है, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, इसके अलावा रॉड शेप भी हो सकती है, इसके अलावा थ्रेड लाइक भी हो सकती है। तो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फॉर्म में ये देखने को मिल जाती है। अगली बात, अगर हम इनको देखें, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखें, तो आप अगर देखना चाहते हो तो ये देख लो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखा जाए तो ये दो मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती थी। जैसे मैंने कहा था कि गोल्गी बॉडी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, जैसे मैंने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। अगर आपको समझ में नहीं आ कि गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं, तो भैया पीछे के लेक्चर आप जरूर देख के आइएगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ी बातें रिलेट करती भी वहां पर चल रही, इसीलिए मैं सेल ऑर्गेनेल सब रिलेट करके ही पढ़ा रहा था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे होगे। एक यहां पर आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और एक यहां पर इनर मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो दोनों ही मेम्ब्रेन आपने यहां देख ली होगी, मतलब दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। तो ये बात तो आई आपको समझ में आई होगी कि भैया अभी इन्होंने कहा कि दो मेम्ब्रेन का बना होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो भैया वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, रॉड लाइक हो सकता है, स्फेरिकल, लेकिन अंदर थैलीनुमा, मतलब अंदर कुछ रखा जा सकता है। तो बैग का मतलब क्या होता है, कुछ अंदर रखा हो, ठीक है। तो इसकी जो अंदर की वॉल थी, मतलब आउटर मेम्ब्रेन थी और इनर मेम्ब्रेन थी। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ थोड़ी इनफोल्ड कर जाती है। क्या कर जाती है, अंदर की तरफ ही इनफोल्ड कर जाती है। और इनफोल्ड करने के बाद एक अंदर की तरफ प्रोजेक्शन, मतलब अंदर की तरफ एक उभार बनाती है। उसी उभार को कहते हैं क्या भाई साहब, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, किसी लड़की का नाम नहीं लिया मैं, क्रिस्टी मैंने बोला है ठीक है, क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी किसी लड़की का नाम नहीं, क्रिस्टी इसी का नाम है, जो कि इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके, देखो भाई साहब, देखो इनर मेम्ब्रेन, देखो ये देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये देखो इनर मेम्ब्रेन,
ये देखो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये देखो इनर मेम्ब्रेन मैंने दिखाई, देखो इनर मेम्ब्रेन दिख रही। तो देखो अंदर की तरफ ये इनफोल्ड हो गई, देखो ये देखो अंदर की तरफ इनफोल्ड, ये देखो अंदर की तरफ इनफोल्ड, ये देखो अंदर, तो ढेर सारे इनफोल्डिंग्स बन जाते हैं। और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को क्या कहा गया था, वो प्यारा सा नाम क्या था, क्रिस्टी। क्या नाम था, क्रिस्टी। तो इतनी बात तो आई होप क्लियर हुई होगी कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ प्लेनर फॉर्म में होती है, मतलब सिर्फ वो कवर्ड कर रही होती है। बाकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाती है और क्या बना लेती है, क्रिस्टी। अब अगर आप क्रिस्टी को देखोगे तो देखो ये क्रिस्टी आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखो। तो क्रिस्टी के ऊपर आपको कुछ नजर आ रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल जो नजर आ रहे हैं क्रिस्टी के ऊपर, इनको कहा जाता है क्या, F1 पार्टिकल। क्या कहा जाता है, F1 पार्टिकल। क्या कहा जाता है, F1 पार्टिकल। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि अंदर की तरफ ये क्रिस्टी जो थी वो इनफोल्ड जो करी है, ये इस तरह से हम ऊपर डायग्राम, इसमें ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कई सारे स्ट्रक्चर, कई माइन्यूट माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही कहलाते हैं क्रिस्टी के ऊपर क्या, F1 पार्टिकल्स। क्या कहलाते हैं, F1 पार्टिकल्स। तो क्रिस्टी की बात क्लियर हो गई। क्रिस्टी क्या थी, जो इनर मेम्ब्रेन थी इनफोल्ड हुई थी, उसी के ऊपर कुछ पार्टिकल स्ट्रक्चर थे, इनको कहा गया क्या, F1 पार्टिकल। ठीक है, अब देख लो वही बात थी कि क्रिस्टी के ऊपर कई सारे स्टाल्क, स्टाल्क मतलब समझते हो, जिनके पास क्या हो, एक बेसल पार्ट हो जो जिससे वो अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्टाल्क बोला जाता है। तो स्टाल्क पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, उन्हीं पार्टिकल को नाम दिया गया F1 पार्टिकल। क्या नाम दिया गया, F1 पार्टिकल। ये अभी हम लोग पीछे वाले डायग्राम में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिर्फ 3 ऑर्गेनेल्स हैं, सिर्फ उनके लिए ही हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट और एक हो गया सेंट्रोसोम। ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो होते हैं सेमी ऑटोनोमस। क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस। अब जरा समझिएगा कि हमने सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा और ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है। ऑटोनोमस का मतलब जो होता है वो सेल्फ रेगुलेटरी हो। क्या हो, सेल्फ रेगुलेटरी, उसे किसी बाहर से चीजों को लेने की जरूरत ना पड़े, और वो क्या कहलाए, सेल्फ रेगुलेटरी। तो क्या कहलाएगा वो, ऑटोनोमस। जैसे कि आपके घर में पेट्रोल आपके घर में निकलता है, तेल आपके घर में बनता है, सब्जियां आपके घर में उगती हैं, मांस आपके घर में आ जाता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो खाने पीने की चीजें होती हैं, उनके लिए आप बाहर किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हो, तो आप ऑटोनोमस कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे। तो कुछ वही हिसाब है कि एक बच्चा है जिसके फादर उसे पॉकेट मनी देते हैं। क्या देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। तो अगर वो पॉकेट मनी उस बच्चे को देते तो बच्चा क्या पूरी तरह से अपने गार्जियन पर निर्भर है, तो वो कहलाएगा नॉन ऑटोनोमस। क्या कहलाएगा, नॉन ऑटोनोमस। लेकिन वो बच्चा जो अपने घर वालों पर निर्भर ही नहीं करता, वो सारा अपना खुद का कमाता है, अपनी पढ़ाई भी खुद करता है, अपने खर्चे भी खुद उठाता है, और अपने घर भी बना रखा है। ठीक है, तो वो बच्चा कहलाएगा ऑटोनोमस। देखो वो अपनी मर्जी से जी रहा, मतलब अपने काम वाम करके अपनी दिनचर्या क्या कर रहा है, गुजार रहा है। लेकिन वो बच्चे जो आधा पैसा तो खुद कमा लेते हैं बाहर से, अब वो कोई भी काम करते हो, पार्ट टाइम कोई जॉब करते हो, लेकिन थोड़े पैसों की जरूरत पड़ती होगी उसे, किससे, माँ बाप से। मतलब वो माँ बाप पे भी निर्भर कर रहा है और आधे काम अपने खुद भी कर लेता है। तो ऐसे बच्चे कहलाएंगे क्या, सेमी ऑटोनोमस। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल देने का तरीका था। वैसे ये सेल ऑर्गेनेल है। तो ये आप देखोगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है कहाँ, सेल के अंदर होती नहीं होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपने खुद के प्रोटीन बनाने होते हैं। तो जब खुद के प्रोटीन बनाने होते हैं तो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए चाहिए होता है, दूसरी बात राइबोसोम चाहिए होते हैं, उसके अलावा आरएनए भी उसके पास मौजूद होता है, इसके अलावा कुछ एंजाइम, मतलब डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये सब होना सफिशिएंट है प्रोटीन बनाने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये सब होता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया खुद नहीं बना सकता, वो कहां से लेता है, वो सेल से लेता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आधा तो अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है और आधा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस सेल के अंदर वो मौजूद है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसा सेल ऑर्गेनेल हो गया, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस मतलब कैसे, आप ऐसा कहोगे कि वो आधी प्रोटीन अपनी खुद बना लेता है और बची कुछ प्रोटीन कहां से ले लेता है, सेल से ले लेता है। देखो सेल पे भी डिपेंडेंट है और अपने ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो वो कहलाता है क्या, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो मैंने कहा था ये सेमी ऑटोनोमस मतलब हम लोग तीन ऑर्गेनेल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहला मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कहा था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने कहा है क्या, सेंट्रोसोम। अब देखो सेमी ऑटोनोमस अगर कोई चीज है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए उसका खुद का डीएनए। और आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप होता है। कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक टाइप। अगर आपको हम दिखाएं जैसे कि ये सेल है, ये सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो ऐसा होगा, मतलब स्पाइरली कॉइल्ड होगा, ये इस तरह से बिखरा बिखरा पड़ा होगा, ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप डीएनए देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड तो न्यूक्लियस में भी था, लेकिन न्यूक्लियस का कैसा था,
स्टैंड मतलब सीधा था, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर था, सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड तो है, लेकिन कैसा है, वो सर्कुलर है। देखो ये डीएनए था, ये देखो ये सर्कुलर डीएनए है। तो सर्कुलर डीएनए होना किसकी खासियत, ये प्रोकैरियोट्स की खासियत है। और मैं पहले भी कह चुका था कि मतलब पिछले लेक्चर में बताया था कि राइबोसोम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास कैसे होते थे, 70s होते थे। देखो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाए जाते थे, लेकिन मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास भी ऐसे राइबोसोम पाए जाएंगे। तो देखो राइबोसोम भी इसके पास पाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जो इसके पास सिंगल सर्कुलर स्टैंडर्ड, सिंगल सर्कुलर बाई स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, यहाँ पे बाई स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। बाई स्टैंडर्ड मतलब दो स्टैंड का बना होगा, दो डंडों से मिलके बना होगा, तो वो कहलाता है बाई स्टैंडर्ड। तो ये देखो डबल स्टैंडर्ड या बाई स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। डीएनए है जो मैंने बता ही दिया, और आरएनए भी होगा, राइबोसोम्स 70s होंगे, और वो एंजाइम्स होंगी जो कि रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ओके, अब देखो बात कर लें कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन होती है वो कैसे होती है। जब कोई नई सेल बनती होगी, जब कभी भी एक सेल से दो सेल बनती होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आ जाती होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एमाइटोसिस एक उनका प्रोसेस, एमाइटोसिस एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में क्या करती है कि पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया से नई माइटोकॉन्ड्रिया बन जाती है। आप लोगों ने सेल थ्योरी तो पढ़ी होगी, तो सेल थ्योरी हमने कहा था कि हर सेल जो होती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। सेम कहानी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी, कि माइटोकॉन्ड्रिया भी कहां से अराइज होती है, जो भी नई माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है वो उसकी प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाता। तो ये बात जो नीचे लिखी है, ये इसके फॉर्मेशन की है, इसकी ओरिजिन की है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई इतना ज्यादा नहीं था। बाकी आ जाइए इसके फंक्शन पे, तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हम लोग पहले कह चुके थे, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लेकिन फंक्शन अब क्या क्या करते हैं जरा देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइट अंदर का जो मतलब पोर्शन होता है, मतलब जो मैट्रिक्स था माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स आप देख पाओ, यहाँ पे आपको दिखाते हैं मैट्रिक्स उसका। देखो ये अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, आप देखो डीएनए भी है, उसका डीएनए का मॉलिक्यूल सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये देखो डीएनए का मॉलिक्यूल भैया बना हुआ है। इसके अलावा राइबोसोम, ये आप देख पा रहे हो, ये ब्लैक ब्लैक कुछ पैचेस पड़े हुए इसमें, तो ये क्या है, दीज आर राइबोसोम्स, ये क्या है, राइबोसोम्स है। इसके अलावा अंदर देखो कि एक मैट्रिक्स, एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स, सिंपल सा मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म किसका है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको बोल दिया गया क्या, मैट्रिक्स। समझ में आई बात, नहीं आई। तो ये मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स में एक और चीज होती है, उस चीज को कहते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो होता है एक पार्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। जब अभी आपको रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, तो ये सारी बातें वहां पर होंगी। तो क्रेब्स साइकिल आपको सिर्फ याद कर लेना है कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है, कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक तरह का सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, इस दौरान क्या होगा, एनर्जी बनती है। और एनर्जी किसके फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। तो आप ये कह सकते हो कि जो एनर्जी बनी थी कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब क्या हुआ था, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ था, तो उस दौरान जो एनर्जी बनी वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करी जाती है, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप थोड़े से बड़े हो जाओ तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बट डरने की क्या बात, जब मैं हूं आपके साथ, ओके। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी इट इज अ एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। इसी फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी रिच होती है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो जब एनर्जी चाहिए होती है तो तीन फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकाल दिया जाता है, तो जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो वही एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिन भर की बाग बाग चप चप जो होती है वो कहां से मतलब एनर्जी कहां से आती है, वो इसी एटीपी से आती है, ठीक है। अब यही एटीपी जो था, ये जो हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही थी, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शनिंग चल रही थी, उन्हीं सब में इस्तेमाल हो जाता। तो हम लोग क्या कह देते हैं, तो एनर्जी किसने बना के दी हमको, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते थे उसको, पावर हाउस ऑफ द सेल।